वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम पंजाब टेट मतलब पीएस टेट के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं विद प्रॉपर सॉल्यूशन एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सितंबर 2016 का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं और पूरे डिटेल में सारे क्वेश्चन जो हैं उनको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका सितंबर 2016 में पूछा गया। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड क्विकलाइम आर। देखिए, कैल्शियम जो होता है जब उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है तो वो फॉर्म करता है क्या, कैल्शियम का ऑक्साइड। और ये जो कैल्शियम का ऑक्साइड होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम क्विकलाइम बोलते हैं। तो ये जो कैल्शियम का ऑक्साइड है ये किसका कॉम्बिनेशन है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का, और इससे बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। और जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड को जिसे हम क्विकलाइम बोलते हैं, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है, H2O के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो ये फॉर्म करता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो ये भी आप याद रखेंगे, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो वो फॉर्म करता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जिसको क्या बोलते हैं हम, स्लेक्ड लाइम। तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं और स्लेक्ड लाइम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 1 या ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, ये 9th क्लास से क्वेश्चन बना है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखिए, ये जैसे मोल जो भी जितने भी सब्सटेंस हैं वो एटम से बने हैं, ठीक है। तो जैसे हम अगर मैं बनाना की बात करूं तो मैं 12 बनाना को क्या बोलती हूँ, एक डज़न बोलती हूँ। एक दर्जन होता है वो एक डज़न होता है। सेम ऐसे ही जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं जैसे ऑक्सीजन के अंदर, तो वो एक मोल के बराबर हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है। उसका देखिए, ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 8, और उसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है आपका 16। याद रखेंगे 15 पॉइंट अप्रॉक्स जाता है तो वो 16 ही हम उसको लेते हैं। तो एटॉमिक मास जो उसका मास है ग्राम में हम उसको लेंगे वो होता है आपका 16। अब आपको पता है क्योंकि ऑक्सीजन किसका कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये कंपाउंड है ऑक्सीजन हमारा जिसके अंदर क्या है, 2 एटम है। 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर क्या बना है, पूरा आपका ये कंपाउंड ऑक्सीजन बना है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इसका एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2 एटम से मिलके बना है तो यहाँ पर एटॉमिक मास जो होगा वो आपको पता है 16 का डबल दैट इज़ 32 हो जाएगा। तो 32 ग्राम की फॉर्म में अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ तो ये बराबर होगा किसके, 1 मोल के, ठीक है। ये हम बराबर करेंगे किसके, 1 मोल के। जैसे मैंने बोला था कि एक डज़न में 12 होते हैं बनाना, तो सेम ऐसे ही 1 मोल जो होगा, हर मॉलिक्यूल जो होगा, हर जो कंपाउंड होगा उसके अंदर जो भी उसका टोटल एटॉमिक मास होगा वो हम उसको 1 मोल के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बराबर है किसके, 1 मोल के, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 12 ग्राम। 32 ग्राम है 1 मोल के बराबर, ठीक है। 32 ग्राम किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। और 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं बोलूँगी तो वो किसके बराबर होगा, 1/32 के। अब इसने कितना पूछा है क्वेश्चन में हमसे, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के बारे में पूछ रहा है ये। तो 12 कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे, तो वहाँ पर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो पता चल जाएगा। देखिए 32 ग्राम 1 मोल के बराबर था और 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1/32 के बराबर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने मोल्स होंगे, तो उसकी मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32 हो जाएगा, मतलब 3/8। और जब हम इसको पॉइंट्स में लेके जाएंगे, सीधी सी बात है ये पॉइंट में जाएगा, और जब ये पॉइंट में जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.375 मोल। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 ये 30 हो जाएगा,
8 के टेबल में 3 टाइम में जाएगा 24 हो जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा, फिर हम 8 7 सा कर लेंगे, ठीक, वो 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा 0.375। इस तरह का क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो मुझे लगता है अब आप कर पाएंगे। जो भी आपको ऑक्सीजन की जगह अगर कार्बन डाइऑक्साइड दे दे तो हम उसका एटॉमिक मास जो है पूरा टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 तो पहले कार्बन का लेंगे और फिर ऑक्सीजन का लेंगे, इनको ऐड करके टोटल एटॉमिक मास बराबर 1 मोल के हो जाएगा। जितना आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, वो 12 ग्राम का पूछे कि पहले हम 1 ग्राम का निकाल लेंगे, उसको नीचे ले जाएंगे और जितना आपसे पूछेगा उसमें फिर उसकी मल्टीप्लाई करके हम अपने नंबर ऑफ मोल जो मोलिक्यूल हैं वो बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। इसको देखने से पहले थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल आया था जे थॉमसन का, और उन्होंने बताया था कि जैसे तरबूज के अंदर जो काले वाले बीज होते हैं, सेम ऐसे ही एक प्रोटॉन होता है स्फीयर फॉर्म में, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बीज की तरह क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। ये प्लम पुडिंग मॉडल था जो जे थॉमसन ने दिया था। उसके बाद रदरफोर्ड ने इसको अपोज किया। उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कराया गोल्ड फॉइल के ऊपर, और उन्होंने देखा कि जब अल्फा की किरणें जा रही हैं तो वो इधर उधर ऐसे हो रही हैं, लेकिन जैसे ही वो अल्फा की किरणें सेंटर में जाती हैं तो वो वापस आ जाती हैं। तो उनको पता चला कि जो एटम होता है उसके सेंटर में कुछ ना कुछ है, और वहाँ से उन्होंने डिस्कवर किया क्या, एटॉमिक न्यूक्लियस। की सेंटर में क्या होता है, वो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, जिसको रदरफोर्ड ने बताया। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और साथ में आपका प्रोटॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर जो हैं वो घूमते हैं। तो याद रखेंगे, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा, और साथ में इसके अंदर प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, एटॉमिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज। यहाँ पर ये मेटल की बात कर रहा है, नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा। तो जो मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है वो सभी को पता है, वो मरकरी होता है। अब इसकी जगह अगर नॉन मेटल दिया होता तो उस केस में लिक्विड स्टेट में जो नॉन मेटल होता है वो आपका ब्रोमीन हो जाता। और एक्स्ट्रा में आप ये याद रखेंगे, जो सोडियम होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको नाइफ से हम कट कर सकते हैं, और ये बहुत जल्दी पानी और हवा के साथ रिएक्ट करता है। इसी वजह से इसको कैरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये हमें एटम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और इक्वल शेयरिंग वहाँ पर वो करते हैं, और यही आपका कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन 2 एटम। जो 2 एटम्स होते हैं उनके बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो देखने को मिलती है। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दूंगी। ये कोवेलेंट बॉन्ड में आपका सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। एटम क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था कि एटम जो होता है उसमें आपको ये 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है जो उसमें फ्रीली मूव करते हैं, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें मूव करते हैं। सेंटर में आपको देखने को मिलता है क्या, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर मैं सिंगल बॉन्ड में बात करूँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस है जिसको ज़रूरत है वो हाइड्रोजन में 1 होता है, और क्लोरीन में जब वैलेंसी हम इसकी सेट करते हैं तो 2 8 7 करते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, ठीक है। तो 7 बच जाते हैं बाद में। तो ये हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन के यहाँ पर 2 4 5 6 7। अब आपको पता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 8 8 का पेयर चलता है, या तो 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए। इस केस में अब ये यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन का 1 है वो इस तरह से हम देख लेंगे, ये यहाँ पर हो गया है ना, और ये क्लोरीन के हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दोनों क्या कर लेते हैं ना, इस तरह से शेयरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर शेयरिंग करने से क्या हुआ, इसने पूरा इसके साथ शेयरिंग कर ली, तो ये पूरे क्लोरीन के अब कितने हो गए, 8 हो गए। इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और हाइड्रोजन ने भी इसके साथ शेयरिंग कर ली, तो इसके भी अब 2 जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर
शेयरिंग करते हैं और यही आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज़ वेरी लार्ज बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर ये चेन फॉर्म करता चला जाता है और ये जो चेन फॉर्म करने की प्रॉपर्टी होती है यही आपकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन देखिए इस तरह से, फिर ये अगले से इस तरह से, तो इस तरह से ये चेन बनाता जाता है और यही आपकी क्या होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन, जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो H+ आयन पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड बाय एसिड ऑन आयनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन अ 320 ग्राम ऑफ वाटर इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर हमको इसकी मास परसेंटेज बतानी है। 9th क्लास में हम पढ़ते हैं मास परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मास ऑफ गिवन, आपको जो सॉल्वेंट दिया है उसका मास, जैसे यहाँ पर 40 ग्राम दिया है, और मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन, तो टोटल सॉल्यूशन का मास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है 320 ग्राम ऑफ वाटर और इसमें क्या है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर जो टोटल मास हो जाएगा वो 320 + 40 होगा। इट मीन्स टोटल मास जो है वो कितना होगा, वो 360 होगा सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर हमको पता चल गया मास परसेंटेज निकालने के लिए नीचे तो चाहिए होगा टोटल मास जो कि हमारा है 360 और ऊपर चाहिए होता है मास ऑफ द जो गिवन सॉल्यूट है जो क्वेश्चन में दिया है, तो वो है आपका 40 ग्राम, है ना। इसको निकालना है, वो परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये 4 की टेबल में 9 टाइम कट हो जाएगा और मैथ्स में हम करते हैं 1/9 आपका परसेंटेज में बनाते हैं, तो वो कितना होता है, वो आपका 11.1% फॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो याद रखेंगे नीचे क्या आएगा, आपका टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ऊपर जो आपका गिवन मास दे रखा है वो आ जाएगा और उसकी परसेंटेज निकालनी है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, वो परसेंटेज वहाँ पर निकल कर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th, अ की ऑफ अ मैकेनिकल पियानो स्ट्रक जेंटली, शुरू में उसको बहुत हल्के से बजाया जाता है, देन स्ट्रक अगेन बट मच हार्ड दिस टाइम इन द सेकेंड केस, पहले उसको हल्के से बजाया गया फिर उसको ज़ोर से बजाया गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने उसकी लाउडनेस की बात की है, तो यहाँ पर लाउडनेस पर फ़र्क आएगा लेकिन पिच पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। वहाँ हमने ये नहीं देखा कि उसकी आवाज़ बारीक है तेज़ है, बस यहाँ पर ये बात हुई पहले उसको हल्के से बजाया गया फिर उसको ज़ोर से बजाया गया, तो कहीं ना कहीं साउंड जो है वो इस बार जब उसको तेज़ी से बजाया गया, हार्डर बजाया गया, तो साउंड जो है वो ज़्यादा होगी। तो साउंड विल बी लाउडर बट द पिच जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो पिच उसकी बारीकपन है उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोलता कि फ्रिक्वेंसी पर कोई इफेक्ट आ रहा है तब हम बोलते पिच पर इफेक्ट आएगा, लेकिन आवाज़ तेज़ हो रही है, लाउडर हो रही है, तो एम्पलीट्यूड या लाउडनेस पर फर्क आएगा ना कि पिच पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ ग्लास एंटर वाटर, तो रे ऑफ लाइट यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.52 और जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इट मीन्स ये डेंसर है, इसका घनत्व जो है डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, तो ये डेंसर मीडियम हो गया। और यहाँ पर वाटर आपका क्या हो जाएगा, ये रेयरर मीडियम हो जाएगा, ये हल्का, यहाँ पर इसकी कम डेंसिटी है तो ये रेयरर मीडियम हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, भारी डेंसिटी से हल्की डेंसिटी में जाती है, तो लाइट जो है नॉर्मल से दूर हो जाती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। लेकिन जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, तो उस केस में आपका ऑप्शन नंबर ए होता जब रेयर से डेंसर में जा रही होती। लेकिन अभी लाइट क्या है, डेंसर से रेयर में जा रही है, भारी से हल्के में जा रही है, तो जब भारी से हल्के में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ सर्किट हैविंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से लगे हुए होते हैं, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होती है तो उसमें जो करंट होता है थ्रू आउट द सर्किट वो आपका सेम रहता है और जो वोल्टेज होते हैं वो डिफर करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट, और जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है बिटवीन द रजिस्टर। जबकि अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करूं तो उसमें करंट जो है वो चेंज होता है सर्किट में, वो डिवाइड्स होता है और जो वोल्टेज है वो सेम रहता है। तो ये याद रखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है और तो उसमें जो करंट है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द सर्किट और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है रजिस्टर्स में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अ पर्सन यूज अ कॉनकेव मिरर। आपको पता होना चाहिए जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें हम जितना पास आते हैं उतनी ही इमेज बड़ी बनती है और जितना दूर जाते हैं इमेज छोटी होती है। तो एक पर्सन कॉनकेव मिरर का यूज़ कर रहा है शेविंग के लिए, तो शेविंग में सीधी सी बात है उससे अपना जो इमेज है बहुत बड़ी देखनी होगी ताकि वो इजीली शेविंग जो है वहाँ पर कर पाए। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ हिज फेस इन फ्रंट ऑफ इट। तो इस केस में उसको जो अपना फेस है वो काफ़ी आगे रखना होगा। अगर ये पोल है और ये फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसे कहीं ना कहीं अपना फेस जो है फोकस और पोल के बीच में रखना होगा, इतना आगे रखना होगा ताकि जो इमेज है वो काफ़ी बड़ी बने। तो जो यहाँ पर वो अपना फेस रखेगा वो बिटवीन पोल और फोकस पे रखेगा, तो उस केस में उसको जो इमेज मिलेगी वो काफ़ी बड़ी जो है मिलेगी, जिससे वो शेविंग जो है वो आसानी से कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ टीवी सेट पिक्चर ट्यूब एमिट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो टीवी सेट की पिक्चर ट्यूब है वो क्या कर रही है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को एमिट्स कर रही है। द करंट ड्यू टू दिस बीम इज 10 मिली एम्पियर। जो करंट है वो हमको दिया है 10 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए -10⁻³ हो जाएगा और ये मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट हो गया हमारा करंट, जो आई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक द टीवी स्क्रीन एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे ये हमको बताना है। सिंपल सा फॉर्मूला रखेंगे, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर चार्ज अपॉन टाइम हो जाएगा। करंट की वैल्यू हमको पता है 10 × 10⁻³ एम्पियर और टाइम हमको बता दिया कि हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो टाइम की वैल्यू भी हमको पता है। और ये जो चार्ज है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो सिंपल हम यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे, करंट की जगह मैं क्या रखूँगी, 10 × 10⁻³ रखूँगी और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। और टाइम मुझको पता है 1 सेकंड में बताना है कि हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं। तो 1 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो यही वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे ये जो चार्ज है, ये जो ई है, इसको मैं क्या करूँगी, नीचे ले आऊँगी और इससे मेरी जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं यहाँ पर बता पाऊँगी। और आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये फिक्स वैल्यू होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो है वो चार्ज की जो है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर बता देंगे, क्या रखेंगे 10 × 10⁻³ और नीचे हमारा ई की वैल्यू आ गई, वो क्या थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो ये 19 की जगह मैं कितना कर सकती हूँ, उसको 20 कर सकती हूँ। और इसको और अच्छे से सॉल्व करने के लिए 10 × 16 ये माइनस में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻20 बन जाएगा और इसको नीचे ले आएंगे तो ये 10⁻³ हो जाएगा। अभी जो इसकी पावर 3 है ये यहाँ पर इसकी 3 पावर को कट कर देगा तो 20 की जगह क्या हो जाएगा, 10⁻17 हो जाएगा। 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। तो आंसर कितना निकल कर आ गया, 5/8 × 10⁻17। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एन इलेक्ट्रिक वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 25%। एक इलेक्ट्रिक वायर है उसको स्ट्रेच करा जाता है और उससे उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज करी जाती है बाय 25%, कीपिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो उसका जो एरिया है वायर का उसको सेम रखा जाता है। बाय व्हाट % विल द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टिविटी। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो अपॉन
रो लेंथ अपॉन एरिया। और ये जो रो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर को रिप्रेजेंट करता है। और ये डायरेक्टली डिपेंड करती है लेंथ पर। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी उसी हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो आपका बढ़ता चला जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो यहाँ पर इसको सेम करा गया है, तो इसको यहाँ पर हम नेगलेक्ट कर देंगे। और ये रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। अगर आप जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाता है। और ये जो यहाँ पर रो है ये आपका एक कांस्टेंट टर्म होता है जो दिखाता है क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर जो है वो दिखाता है कि किस तरह का मटेरियल है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब लेंथ 25% बढ़ रही है तो क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पर 25% बढ़ जाएगा। क्योंकि रेजिस्टिविटी जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं वो कांस्टेंट होती है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। रेजिस्टेंस 25% बढ़ जाएगा और रेजिस्टिविटी जो रो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करी जाती है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इफ द डिस्प्लेसमेंट अकर इन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन देन द ऑब्जेक्ट मूव विद। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके बराबर बता दिया है, डिस्प्लेसमेंट बता दिया है अकर इन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन। तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो बोल दिया है क्या, स्क्वायर ऑफ टाइम बोल दिया है, टाइम का स्क्वायर बोल दिया है। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो टाइम के ही बराबर हो जाएगी। और अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूँ तो क्या होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जब हम इसको वेलोसिटी की जगह टाइम ही रखेंगे तो एक्सीलरेशन ही यहाँ पर उसमें वो 1 ही रहेगा। तो इट मीन्स जो एक्सीलरेशन है वो यहाँ पर यूनिफॉर्म हो जाएगा। देन द ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव करेगा, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई वाटर का टैंक है उसकी अगर 3 हाइट है तो 3 में से 2 हिस्से जो हैं उसके पानी से क्या है, भर रहे हैं और वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ऑन अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जैसे ही उस ट्रक पर ब्रेक लगाए जाते हैं, ब्रेक पीछे की तरफ लगाए जाएंगे और वो आगे की तरफ मूव कर रहा था, तो वाटर इन द टैंक वुड, इस केस में यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया वर्क करेगी। जैसे ही ब्रेक लगेगा हम आगे की तरफ को मूव कर जाते हैं, तो सेम ऐसे ही पानी जो टैंकर में भरा हुआ है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो वो ऊपर राइज भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मूव फॉरवर्ड एंड राइज। तो यहाँ पर इजीली आपको समझ में आया होगा, जैसे ही ब्रेक लगेगा आप आगे की तरफ झुकते हैं, ट्रेन वगैरह में भी आपने देखा होगा, तो पानी भी आगे की तरफ को जाएगा, पानी ज़्यादा है तो वो ऊपर भी चढ़ेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एन ऑब्जेक्ट इज पुट 1 by 1 इन 3 लिक्विड हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज़। 3 लिक्विड हैं और इन तीनों लिक्विड की डेंसिटीज़ जो है वो अलग अलग दे रखी है और एक एक करके इनमें ऑब्जेक्ट जो है वो डाला जाता है। पहले वाले में ऑब्जेक्ट फ्लोट विद 1/9, सेकेंड वाले में 2/11 एंड थर्ड वाले में 3/7 पार्ट ऑफ देयर वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड सरफेस इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी D1 D2 D3। 3 लिक्विड है, इनकी डेंसिटी दे रखी है और इनमें बता रखा है जो ऑब्जेक्ट है उसका 1/9 हिस्सा जो है वो पानी में फ्लोट कर रहा है, यहाँ पर 2/11 हिस्सा फ्लोट कर रहा है, यहाँ पर 3/7 हिस्सा जो है वो फ्लोट कर रहा है। और इन्हीं के आधार पर हमें जो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी बतानी है। तो ये जो जितना इनका हिस्सा फ्लोट कर रहा है इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनकी डेंसिटी जो है वो निकाल लेंगे। 1/9 क्या हो जाएगा, जब उसको हम पॉइंट में लेंगे तो वो 0.11 हो जाएगा, और 2/11 को जब हम लेंगे तो वो आपका 0.18 हो जाएगा, और 3/7 को लेंगे तो वो 0.4 समथिंग में जाएगा। तो यहाँ से ही मुझे पता चल गया कि देखिए ये क्योंकि 0.4 आ रहा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी इट मीन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये है और सबसे कम ये है। तो यहाँ पर सबसे कम डेंसिटी किसकी हो जाएगी, D1 की हो जाएगी, उससे ज़्यादा D2 की, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी D3 की। इनके आधार पर ही हमने इनकी डेंसिटीज़ निकाल ली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एसिड रेन इज मेड अप ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, एसिड रेन किसकी बनी होती है, वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की बनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और साथ में सल्फर के ऑक्साइड NO2 और SO2, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, नीता पुट, यहाँ पर ये P है, नीता पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन अ स्मॉल सैंपल ऑफ रो फूड पेस्ट, इट टर्न ब्लू ब्लैक। आपको पता है NCERT क्लास 6 में हम पढ़ते ही हैं, आयोडीन का
जो सॉल्यूशन है वो अगर किसी फूड पर रखा जाता है और अगर वो ब्लू ब्लैक टर्न कर लेता है, इससे हमको पता चल जाता है फूड के अंदर क्या है, स्टार्च है। और स्टार्च कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। द कंपोनेंट ऑफ फूड टेस्टेड थ्रू दिस टेस्ट इज, यहाँ पर हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेजेंट उसके अंदर पता लगा रहे हैं कि उस फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि उसका रंग ब्लू ब्लैक हो गया है, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, इट मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा। प्रोटीन के टेस्ट करने के लिए वायलेट कलर करते हैं, जिसमें आपका कास्टिक सोडा और आपका कॉपर सल्फेट जो है उनकी ड्रॉप्स जो है वो ऐड करी जाती हैं। ये भी एनसीईआरटी में ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कॉस्कुटा। अभी पीछे भी समझाया था जब हम पहले पेपर सॉल्व कर रहे थे। कॉस्कुटा क्या होता है, ये आपकी अमरबेल जिसको हम बोलते हैं, ये पेड़ों पर लगी होती है और ये होस्ट पर डिपेंडेंट होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। ये पैरासाइट्स होते हैं जो अपने होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो कॉस्कुटा जो एक बेल होती है वो एग्जाम्पल है पैरासिटिक प्लांट का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज द इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये सी होगा। इंटर कैलरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द प्लांट बॉडी। देखिए जो मेरिस्टेम होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ, जैसे उसकी हाइट जो होती है उसको ग्रो करने में मदद करता है। ये जो इंटर कैलरी होता है, जैसे आपने गन्ने में देखा होगा ये नोट्स होती हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और साथ में जैसे ये जो ब्रांचेज होती हैं उनमें जो लीव जुड़ी होती हैं उनके कोनों पर होता है ये आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो उसकी चौड़ाई में, जो चौड़ाई है पौधे की उसकी ग्रोथ में मदद करता है। तो वेयर इज द इंटर कैलरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन प्लांट बॉडी, ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, रूट यहाँ नहीं आएगा, बेस ऑफ द लीव और इंटरनोड। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, या तो बेस ऑफ द लीव होगा जहाँ पे से लीव जो है वो जुड़ी हुई होती है, या जो गन्ने वगैरह में आपने देखी होंगी इंटरनोड होती हैं, नोड्स वगैरह होती हैं, उनमें वहाँ पर हमको ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स फर्स्ट कम टू, ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है लंग से सबसे पहले कहाँ आता है, ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो याद रखेंगे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी वेन्स उसको लेकर आती हैं और ये आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो राइट एट्रियम में जाता है। तो याद रखेंगे लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के माध्यम से आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। देखिए मलेरिया जो होता है ये किससे कॉज होता है, ये प्रोटोजोआ से कॉज होता है। बहुत बार पहले भी सीटेट में समझाया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। बैक्टीरिया से आपका क्या होता है, टीबी होता है, कॉलेरा होता है, ये सारे क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया से होते हैं। वायरस से क्या होता है, आपका पोलियो जो है वो वायरस से होता है। कफ कोल्ड वगैरह जो है वो भी वायरस से ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जिससे जाइगोट बनता है आपका, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट आर रिलेटेड विद, ठीक है, ये किससे रिलेट करता है, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग सेल एंड अदर विद द टू पोलर न्यूक्लियाई। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। क्या होता है ये, फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद एग सेल, एक स्पर्म का जो फ्यूजन होता है वो एक्सेल से होता है, और अदर जो अनदर जो है डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जो अनदर स्पर्म है उसका फ्यूजन किससे होता है, टू पोलर न्यूक्लियाई से जो है वो उसका फ्यूजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हाउ मैनी हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। देखिए पहले मियोसिस 1 होगा तो उसमें एक सेल जो है वो 2 में ब्रेक हो जाएगा, फिर ये 2 सेल जो है फिर से मियोसिस होगा, सेकंड मियोसिस होगा तो ये सेल फिर से डबल में ब्रेक हो जाएगा और ये सेल भी डबल में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड मियोसिस में कितने हैप्लोइड जो सेल हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, वो फोर जो है यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फ्लोइंग साइंस प्रोसेस स्किल स्टूडेंट ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द कॉज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। देखिए जब हम किसी कंक्लूजन पर आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम निष्कर्ष बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्रेंस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा कि जब भी कोई प्रोसेस स्किल में हम कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वहाँ से फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है, कंक्लूजन होता है, वो हमारा इन्फ्रेंस होता है, निष्कर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, टीचिंग एड इन साइंस। जो साइंस में हम टीचिंग
टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। डू नॉट हेल्प मच इन साइंस, देखिए टीचिंग एड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, अलग अलग तरह के उपकरण वगैरह जो है उनका प्रयोग करना, उससे क्या होता है चीज़ें इजीली जो है बच्चों को समझाई जाती हैं। और साइंस में तो लेबोरेटरी में बहुत सारे टीचिंग एड्स का जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो ये यहाँ पर हट जाएगा। प्राइमरी में करेंगे, सेकेंडरी में नहीं करेंगे, ये भी गलत है। बायोलॉजी में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं होता। साइंस तो पूरा इंडिविजुअल लेकर चलता है। वैसे भी समावेशी शिक्षा की बात होती है तो चीज़ों को अलग अलग नहीं करा जाता, कंबाइन कर कर ही पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुड बी यूज रेगुलरली टू डेवलप प्रोसेस एंड थिंकिंग स्किल इन साइंस। इनको हमें टीचिंग एड को लगातार यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नई नई टेक्निक जो है अगर हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो थिंकिंग स्किल और प्रोसेस जो है उनमें डेवलप करने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द प्रिंसिपल ऑफ साइंस विच टेल अस टू चूज द सिंपलेस्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दैट फिट द एविडेंस इज। जहाँ पर हम सबसे सरल जो है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का प्रयोग करते हैं किसी भी एविडेंस को प्रूव करने के लिए, तो वो प्रिंसिपल क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी जो है वो कहलाता है, द प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही होगा। ये वही प्रिंसिपल है जिसमें क्या होता है हम आसान तरीके से क्या होता है चीज़ों को सबसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी इज कंसर्न विद असर्सिंग साइकोमोटर डोमेन। देखिए साइकोमोटर डोमेन में कहीं ना कहीं स्किल जो है बच्चे खुद से चीज़ों को करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे प्ले वगैरह हो गया, प्ले ग्राउंड में खेलना, ये सब साइकोमोटर डोमेन की तरफ इशारा करते हैं। तो विच एक्टिविटीज़ कंसर्न विद असेसिंग साइकोमोटर डोमेन ऑफ स्टूडेंट इन साइंस क्लासरूम। अगर हमें बच्चे का साइकोमोटर डोमेन उसको एसेस करना है कि उसका साइकोमोटर डोमेन कैसा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ पर लेबोरेटरी आउटकम से ये चीज़ देख सकते हैं। देखिए डिस्कशन, आस्किंग क्वेश्चन, इनसे तो कॉग्निटिव डोमेन जो है हम उसको एसेस कर सकते हैं, लेकिन हमें साइकोमोटर डोमेन को एसेस करना है तो उसमें बच्चे की एक्टिविटी, बच्चे किस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं लेबोरेटरी के माध्यम से होगा। तो लेबोरेटरी आउटकम यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, स्टेम बेस्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन। ये जो स्टेम बेस्ड करिकुलम होता है, जैसे तने के आधारित है ना, स्टेम बेस्ड जो है ये कैरिकुलम किस पर बेस्ड होता है, तो ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड अप्रोच। सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया को और अप्लाइड अप्रोच जो है वो इसमें फॉलो होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।